तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ अंडरवर्ल्ड से जुड़ी एक नई कहानी, नया किस्सा लेके। आज मैं आपको उस शख्स का किस्सा सुनाऊंगा जिसकी बहुत सारी इंटरव्यूज़ आपने डिफरेंट टीवीज़ पे देखी होगी, अखबारों में उसकी इंटरव्यूज़, और जो मेन लाइन चैनल वाले हैं वो उसके कमेंट्स बहुत लेते हैं। कुछ अंडरवर्ल्ड की बड़ी कहानी हो जाए तो मतलब वो शख्स जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम हो गया। लेकिन जब मैंने पूरी तहकीकात की उसके कैरियर की शुरू से लेके आज तक, तो नतीजा कुछ और निकला। तो ये एक बड़ी फिल्मी किस्म की शशो पंच वाली कहानी है कि एक आदमी एक गरीबी से निकल के एक बड़ा अजीब किस्म का उसका बचपन निकला और उसने क्या क्या सपने लिए। उस छोटे से बच्चे ने झोपड़पट्टी में रहते हुए एक सपना लिया कि मैं अंडरवर्ल्ड डॉन बनूंगा। बन सका कि नहीं, ये फैसला आप कीजिए ये कहानी सुनने के बाद। लेकिन नाम जरूर हो गया उसका, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दाऊद इब्राहिम का नाम, छोटा राजन का नाम, अरुण गवली का नाम, उसी तरह उसी ब्रैकेट में एक ज़माने में उस शख्स का नाम लिया जाता था और उसका नाम है अली बुदेश, अली बाबा बुदेश। ये बेसिकली बहरीन का रहने वाला है। इसका बाप अरब था और माँ उसकी हिंदुस्तानी थी, लेकिन कुछ ज़्यादा जानकारी उसके बचपन की नहीं मिल रही कि कैसे उसके बाप और उसके माँ की मिलनी हुई, मेल जोल हुआ, शादी हुई और ये अली बाबा बुदेश जो है उसकी पैदाइश हुई। लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि वो आदमी जब छोटी उम्र में, बचपन में, एक मुंबई के पास पूना के रास्ते में दो हिल स्टेशन आते हैं छोटे छोटे, उनका नाम है महाबलेश्वर और पंचगनी। वो ट्विन सिटीज़ हैं, जुड़े हुए हैं एक तरह से, जैसे पूना पिंपरी, तो इस तरह से। तो उस आदमी ने अपने बच्चे को एक बढ़िया इंटरनेशनल स्कूल में हॉस्टल में रख के पढ़ाया। तो इसका मतलब पैसा था उसके पास उस ज़माने में। तो वहाँ पे पंचगनी में ही और भी बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं। कई स्कूल में तो पहाड़ी इलाका है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स हैं। कई स्कूल वालों ने तो हॉर्स रेसिंग भी रखी हुई है। तो बहुत सारी इंसेंटिव्स जो हैं वो फॉरेन की तरह वहाँ पे दिए जाते हैं ताकि बच्चे बाहर से आके पढ़े वहाँ पे। और उस जिस स्कूल में पढ़ा, उसी स्कूल में एक ज़माने में बाद में या उसी टाइम पे कहीं दाऊद इब्राहिम के दो भाई भी पढ़ा करते थे, मुस्किन और हुमायूं। और उसी स्कूल के साथ वाला बंगला जो था वो इकबाल मिर्ची का बंगला था। उसके बच्चे भी शायद उसी स्कूल में पढ़े हैं। तो ले दे के एक बचपन से उस आदमी को कुछ बड़ा बनने का शौक़ पैदा हुआ, एक लालसा पैदा हुई। लेकिन बड़ा बने कैसे, हालात ठीक नहीं थे। पता नहीं क्या हुआ कि मैट्रिक 10वीं 12वीं करने के बाद वो शख्स जब मुंबई आता है तो बहरीन नहीं जाता, वो मुंबई आता है। तो मुंबई आके वो आदमी विक्रोली एरिया में, जिस विक्रोली एरिया का बहुत बार जिक्र कर चुके हैं हम लोग, जहाँ पे कृष्णा पिल्ले, कुमार पिल्ले, लाल सिंह चौहान, सुभाष माकड़वाला, इन लोगों की कहानियाँ मैंने आपको सुनाई। सब उसी इलाके में रहते थे। उसी विक्रोली इलाके में एक छोटे छोटे घरों वाली झोपड़पट्टी बस्ती, गरीब लोगों की, लोअर मिडिल क्लास लोगों की, उस बस्ती में एक दरगाह थी पीर की, जिसको पंखे शाह पीर कहा जाता था। उस दरगाह के आसपास काफ़ी मुस्लिम लोगों की एक बस्ती थी, छोटे मोटे काम करने वाले लोग। और बेसिकली वो ऐसा एरिया था जहाँ पे बाहर से क्राइम करके जो गैंगस्टर थे, वांटेड हुआ करते थे पुलिस से, वो अपना गुनाह करके वहाँ पनाह लेने आया करते थे, आके छिपते थे वहाँ पे। तो जो लोग उनको पनाह दिया करते थे वो जो दरगाह थी उसके आसपास ही रहते थे। तो क्योंकि दरगाह में काफ़ी लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो जो आपको छिपे रहने की एक जगह मिल जाती है कि आपको कोई नोटिस नहीं करता कि आप कोई दरगाह के दर्शन करने आए होंगे, माथा टेकने आए होंगे,
तो लोग आपकी तरफ ध्यान नहीं देते कि आप आउटसाइडर हो, तो पकड़े जाने का डर कम रहता है, एनोनिमिटी मिलती है, आपको छिपे रहने की एक जांच मिलती है। तो उस इलाके में रह के अली बदेश कुछ ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ गया जो उस ज़माने में 2 नंबर के काम किया करते थे। उनमें ज़्यादा लोग शायद डी कंपनी के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी वही हुआ करती थी। तो उनके साथ काम करते करते उसके नज़दीक एक एरिया है घाटकोपर में, साथ में लगता है श्रेयास टाक की एक सिनेमा है वहाँ पे, बहुत पुराना, अभी भी होगा शायद। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कंपाउंड सा था जहाँ पे कुछ लोग इल्लीगल तेल की कालाबाजारी किया करते थे। जैसे डीजल में कैरोसिन मिला के, मिट्टी का तेल मिला के बेचना, उसी तरह पेट्रोल में नाफ्ता एक केमिकल आता है, वो मिला के बेचना और पैसे कमाना। और उन लोगों के पास हफ्ता लेने के लिए पुलिस वाले भी आते थे, दूसरी किस्म का हफ्ता लेने के लिए अंडरवर्ल्ड के लोग भी आते थे, तीसरी किस्म का हफ्ता लेने के लिए स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के या सीबी कंट्रोल ब्रांच के ऑफिसर वो भी आया करते थे। तो इस तरह से अली बदेश का वास्ता पुलिस वालों से हो गया, एक्साइज वालों से हो गया, अंडरवर्ल्ड के लोगों से हो गया, ये मिलने गिलने लगा। और आप देखिए वहाँ से इस आदमी ने सपने लेने शुरू किए कि मैं अंडरवर्ल्ड डॉन बनना चाहता हूँ। मुझे जब मैं कहानी कर रहा था तो मुझे इसमें बहुत बड़ा एक ह्यूमन एंगल मिला, जो शायद आम लोग नहीं ध्यान देते इस किस्म के सब्जेक्ट पे। तो मुझे याद आया जब मैं मुंबई की सड़कों पे अपने काम के ज़रिए से निकलता था, तो बहुत ज़माना पहले सड़कों पे पोस्टर लगे होते थे, चला मरारी हीरो बनना। तो मुझे तो मालूम नहीं उस फिल्म की कहानी क्या है, कौन हीरो था कौन हीरोइन थी, लेकिन वो जो बोर्ड लगे थे खंभों के साथ फुटपाथ के ऊपर, उन बोर्ड्स को देख के मुझे एक हैरानी जरूर होती थी कि जो कहानी कुछ ऐसे शख्स की होगी, मरारी नाम के आदमी की, जो मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बनने आया है या हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, बना कि नहीं बना वो पता नहीं। तो जब मैं कभी अली बदेश के बारे में जितनी स्टडी कर रहा था तो मुझे कहीं उस फिल्म का वो पोस्टर याद आ गया। उसके बारे में पड़ताल करते करते एक दूसरा पोस्टर मुझे याद आया। वो एक फिल्म आई थी, उसका भी नाम कुछ था, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। तो वो भी कुछ इस किस्म की कहानी होगी कि कोई लड़की एक्ट्रेस बनने आई होगी या डांसर बनने आई होगी या फिल्म इंडस्ट्री में सेलिब्रिटी बनना चाहती होगी, तो उसके ऊपर किसी ने फिल्म बना दी कि मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। और माधुरी दीक्षित उस ज़माने में अपने आप में बहुत बड़ा नाम था। तो मुझे लगा कि ये आदमी अली बदेश का करैक्टर कुछ इसी किस्म का है कि अगर इसके ऊपर वो फिल्म बनाई जाती तो उसका नाम शायद होता मैं अली बदेश जो हूँ, मैं दाऊद बनना चाहता हूँ। तो कुछ इस किस्म का करैक्टर उस आदमी का। आप देखिए बड़ी हैरानी की बात है कि जिस आदमी ने कभी एक मक्खी नहीं मारी, किसी को थप्पड़ नहीं मारा, किसी को चाकू नहीं मारा, किसी को छुरा नहीं मारा, किसी को किडनैप नहीं किया, किसी को अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं किया, कत्ल तो बहुत दूर की बात है, कोई मर्डर नहीं किया, कभी किसी को फरौती के लिए फ़ोन नहीं किया, कभी किसी से पैसा नहीं मांगा, मतलब कोई ऐसी बात नहीं जो गुनाह के साथ जुड़ी हो और इसने की हो। कोई उसके ऊपर पुलिस का केस नहीं है, किसी केस में वांटेड नहीं है, और फिर भी इतना नाम अली बदेश अली बदेश अली बदेश। मतलब वो आदमी का करैक्टर देखिए कि किस तरीके से उसने अपने आप को प्रोजेक्ट किया और मीडिया ने उसको इतना बड़ा आदमी बना दिया। और मैं उसको मीडिया डॉन तक कहता हूँ कि अगर मीडिया नहीं होता तो शायद अली बदेश नहीं होता, क्योंकि बिना कुछ किए, बिना कोई प्राप्ति, अंडरवर्ल्ड में कत्ल करोगे तो प्राप्ति होती है, जैसे BA MA PhD करते हैं प्राप्ति होती है, तो अंडरवर्ल्ड की प्राप्ति गुनाह होता है। तो जिस आदमी ने कोई गुनाह ही नहीं किया, वो गुनाह की दुनिया का इतना बड़ा डॉन बादशाह कैसे हो सकता है? तो ये कहीं ना कहीं मीडिया का एक बहुत अजीबोगरीब रोल रहा है अली बदेश को, जो आज उसका नाम है, वो नाम बनाने में। मेरे एक मित्र हैं, बहुत पुराने क्राइम रिपोर्टर हैं,
अच्छे आदमी हैं, बहुत सालों से मेरी उनसे मित्रता है। सबसे पहली इंटरव्यू अली बदेश की उन्होंने की थी अपने हिंदी के अखबार में जब काम किया करते थे, इंडियन एक्सप्रेस के ग्रुप में। वो उससे अभी अली बदेश को कहीं लगा कि इस किस्म के छोटी मोटी अफवाह फैला के कुछ काम करके आपका नाम तो होता है ना, उसको अपना नाम अखबारों में छपाने में बड़ी खुशी मिलती थी। और जब एक इंटरव्यू हिंदी के अखबार में छपी, उस ज़माने में तो लैंडलाइन नंबर हुआ करते थे, वो घाटकोपर का कोई लैंडलाइन नंबर दिया था किसी पीसीओ का, अपने घर में तो फ़ोन था नहीं, तो उसके जो मैसेज आते थे वो पीसीओ में जाते थे। पीसीओ से ये आदमी अपना मैसेज कलेक्ट करके वापस फ़ोन किया करता था। इसलिए शायद ये अफवाह उड़ी थी उन दिनों में कि अली बदेश जो है वो एक ज़माने में पीसीओ चलाया करता था। वो पीसीओ नहीं चलाता था, वो पीसीओ से मैसेज अपने कलेक्ट किया करता था। उसको महीने के कुछ पैसे देने होते थे, तो पीसीओ वाला आपका फ़ोन लोड करके रख लेता था कि किस नंबर से फ़ोन आया और वापस फ़ोन कर लेना। ये उस समय में तरीका था। कोई टेलीफोन बहुत कम हुआ करते थे, लैंडलाइन। तो खैर उस पीसीओ वाला अली बदेश बन गया। अब इसके मोडस ऑपरेंडी देखिए कि जी इतना बड़ा नाम बना कैसे। इस आदमी ने जब वहाँ पे रह के देखा, तंगी में गरीबी देखी, झोपड़पट्टी में रहा, माँ की डेथ हो गई, बाप शायद वापस बुला नहीं रहा था, तो कहीं ना कहीं इसने क्लेम करना शुरू कर दिया कि मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ। उसी ज़माने में साकी नाका में एक कॉपर चिमनी करके एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, बहुत बड़ा, हाई सोसाइटी के लोग जाया करते थे। तो वहाँ के मालिक ने किसी के साथ उसका झगड़ा हुआ और उसके चक्कर में एक वेटर को गोलियां मार दी गई। इसके पहले कि पुलिस एफआईआर रजिस्टर करे, इन्वेस्टिगेशन करे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो अली बदेश ने क्लेम कर दिया प्रेस वालों को फ़ोन करके, जो लोग इसकी ऑलरेडी इंटरव्यू कर चुके थे छोटी मोटी, कि ये मर्डर मैंने किया है। और सब लोगों ने छाप दिया, अली बदेश क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अली बदेश ने कत्ल की जिम्मेदारी ली। तो वो आदमी का एक और हुआ बन के हर अखबार में अली बदेश अली बदेश। उसके बाद दर्जनों ऐसी एग्जाम्पल्स हैं। मतलब सबसे हैरानी की बात देखिए, थोड़े दिन पहले हमने एक एपिसोड किया था जिसमें नारीमन पॉइंट पे एक नटवरलाल देसाई नाम के नामचीन बिल्डर की हत्या अरुण गवली ने करवाई, और उसका खास आदमी गणेश भोसले और वकील उस कत्ल में शामिल था। उस केस में अरुण गवली की गिरफ्तारी भी हुई, उसमें उसको सज़ा भी हुई, और अरुण गवली के और लोगों को भी सज़ा हुई। जो दो आदमी उस नटवरलाल देसाई को मारने वाले थे, जो 17 अगस्त को कांड हुआ था, और 19 अगस्त को उन दोनों किलर्स का क्राइम ब्रांच के ऑफिसर विजय सलास्कर ने अनकाउंटर करके दोनों को मार भी दिया। तो एक बड़े बिल्डर के कत्ल के इल्ज़ाम में, कत्ल में जो शामिल थे दो शार्प शूटर अरुण गवली गैंग के, उनको पुलिस ने मार गिराया। और मरने वाले बिल्डर की जेब से एक डायरी निकली थी जिसमें डेट वाइज लिखा हुआ था कि मैं किस तारीख को दगड़ी चाल में गया था, कितने पैसे दिए थे, किसको दिए थे, और नेक्स्ट डेट को मुझे कब बुलाया गया है। ये सब एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थी। और उसके बैंक से भी कुछ डीलिंग थी, जो 10 लाख रुपए दे के आया, उसने बैंक से निकाला था उसी दिन, और 1 घंटे के बाद दगड़ी चाल में दे के गया। तो इस किस्म की सारी एविडेंस। और जैसे ही वो मर्डर हुआ, मर्डर करके जो दोनों छात्र जो शूटर थे अरुण गवली के, वो नारीमन पॉइंट से भागे, और 3-4 घंटे के बाद अली बदेश के टेलीफोन मैसेज सब लोगों तक पहुंच गए कि ये मर्डर मैंने करवाया है। अरे जिस शख्स का उस मर्डर से कुछ दूर तक लेना देना नहीं है, वो आदमी क्लेम कर रहा है कि ये मर्डर मैंने करवाया है। तो इस किस्म के और किसी दहसर का इलाका है मुंबई के पास, जब आप बॉम्बे अहमदाबाद रोड पे जाते हो तो आखिरी स्वर्ग जो है वो दहसर का आता है। दहसर में एक बदमाशों के ग्रुप ने पुलिस पार्टी पे अटैक किया, जो पार्टी उनको पकड़ने गई थी। उन्होंने गोलियों के अलावा बदमाशों ने कुछ देसी बम उनके पास थे, वो भी पुलिस पार्टी पे फेंके, जिसमें 2 पुलिस वाले मारे गए
और रिटेलिएट उसमें जो बदले की फायरिंग हुई उसमें 3 क्रिमिनल भी मारे गए। अब ये खबर अभी तक अखबार वालों के पास नहीं पहुंची थी और अली बदेश का फ़ोन आ गया कि वो दहशत वाला जो कांड हुआ वो मैंने करवाया है, वो मेरे आदमी थे। मतलब हर चीज़ का क्लेम करने के फ़ोन इसका आ जाता था, क्योंकि प्रेस में उसके काफ़ी उसने लिंक्स बना के रखे हुए थे। दिल्ली में, यूपी में, महाराष्ट्र में और मुंबई में काफ़ी सारे पत्रकारों को वो पर्सनल लेवल पे जानता था। पत्रकारों की चांदी थी कि एक इतना बड़ा नाम जो है उनसे बात कर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है। टेलीविज़न वालों को अच्छा लगता था कि ये आदमी हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर रहा है, जबकि उसी किस्म की इंटरव्यू आधा घंटा पहले किसी दूसरे चैनल पे चल के हटी होती थी। तो आओ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए अली बदेश का नाम इस्तेमाल करते रहे और अली बदेश खुश। वो मरारी जो हीरो बनने चला था वो हीरो बन गया, उसको अपने आप में बहुत बड़ी प्राप्ति। और इतना नाम होने से उसको बड़े बड़े गैंगस्टर भी जानने लगे। अब बदेशी था, बदेश था, बदेशी भी था, बहरीन का रहने वाला था, तो कुछ असर सुख भी था। तो उस आदमी ने डायरेक्ट टच उसके हो गए दाऊद के साथ, अबू सलेम के साथ, अरुण गवली के साथ, सबको मिलने के लिए लगा कि वो किसी का आदमी था नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं। तो सबको लगा कि ये आदमी चलो अच्छा है, इसके नाम का फ़ायदा उठाओ। तो अपने नाम का फ़ायदा उठाने के लिए गैंगस्टर को बोलता था। अरुण गवली को बोला कि मर्डर तुम करो, जिम्मेदारी मैं लूँगा, तुम्हारे आदमी सेफ रहेंगे। पुनूरने को पुलिस को क्या आदमी कहाँ है। और ये आदमी 3-4 साल मुंबई में रहा। जब इसका नाम हो गया तो भाग के यहाँ से बहरीन चला गया। उसी ज़माने में इसके बाप की कुछ इंतकाल हुआ, डेथ हुई, तो उसका जो सोने की दुकानें थी 2-3 वो इसको मिल गई। बाकी कुछ और प्रॉपर्टी दूसरे भाइयों को, रिश्तेदारों को मिल गई, स्टेप ब्रदर कुछ और भी थे, तो इसके हिस्से कुछ प्रॉपर्टी आई। तो ये आदमी बैठ के बहरीन में अपना वो सोने के दागीने बेचने लगा और वहीं से फ़ोन कर कर के लोगों को इंटरव्यू देने लगा। लोगों ने इंटरव्यू करनी शुरू की। बस 2-2, ढाई घंटे की इंटरव्यू जो इस आदमी ने छोटी छोटी चैनल्स को दी हुई हैं। और वो चैनल्स ने जब इसका वो इंटरव्यू कांड छट करके छोटा मोटा बनाया तो उनके साथ इसका झगड़ा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है। तो आज के दिन भी अगर उसकी इंटरव्यू करनी हो तो सबसे आसान काम है, उसको फ़ोन करो, ही इज़ ऑलवेज विलिंग फॉर एन इंटरव्यू। और मैं उसकी इंटरव्यू करनी होती तो आज तक 1000 कर चुका होता, लेकिन मैं कभी किसी गैंगस्टर की इंटरव्यू नहीं करता, ये मेरा करैक्टर नहीं है। मैं उसका कुछ बयान आएगा, मुझे लगता है ये एपिसोड देख के उसका फ़ोन ज़रूर आएगा कहीं ना कहीं से और वो अपनी बात कहेगा। मैं उसकी बात सुनूंगा लेकिन उसको सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए उस आदमी की एक फिल्मी डॉन है, एक सेल्फ क्रिएटेड डॉन है। उसका अपना कोई इमेज नहीं है, कोई उस आदमी की वक़्त नहीं है, कोई उस आदमी का करैक्टर नहीं है। उसको मीडिया ने बनाया। मेरी आज की ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि हमें मीडिया को ऐसे लोगों से बचना चाहिए जिन्होंने कुछ नहीं किया और सब क्लेम करके इतना बड़ा नाम बना के हम सब मीडिया वालों को बेवकूफ़ बनाते रहे। ये हमें नहीं बनना चाहिए। तो ये एक अंडरवर्ल्ड का और मीडिया का रिश्ते किस तरह बनते हैं और ऐसे लोगों को जो अंदर की बात है वो मैं आपको ये वीडियो ख़त्म करने के पहले बनाता हूँ। अब यहाँ तक तो ठीक है कि मीडिया ने उसको डॉन बना दिया, लेकिन उसके पीछे कौन थे? मुझे एक पुलिस वाले ऑफिसर ने एक ज़माने में कहा था, जब मैंने उसको पूछा कि ये आदमी कौन है, इसने कुछ क्राइम नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो इसका बड़ा नाम कैसे हुआ? ऐसी एक और फाइन मच करके आदमी हुआ करता था। उसी तरह एक ज़माने में अबू सलेम के नाम पे फ़ोन आया करते थे, करता कोई और था, क्लेम वो कर लेता था। तो इसी तरह से ये क्यों है? तो उस ऑफिसर का कहना था कि हमें ऐसे करैक्टर्स की ज़रूरत होती है, हम कुछ ऐसे करैक्टर्स क्रिएट करके रखते हैं जिनके थ्रू हमें अंडरवर्ल्ड के डिफरेंट गैंग की खबर मिलती है। और उसने 3 नाम दिए थे उस ज़माने में, अली बदेश, फ़ाहिम मतमत और रवि पुजारी। ये आदमी हमारे प्रॉपअप किए हुए हैं। ये पुलिस के कुछ उन लोगों ने इनको खड़ा किया था
अपने मकसद के लिए कि फ़ोन करवाए जाएं इनके नाम से, और जिसको धमकी दी जाएगी उसको वो कंप्लेंट करेगा, जहाँ कॉन्फिडेंस में हमें कांटेक्ट करेगा। तो हम पुलिस वाले उसको जाके बोलते थे कि आप एक काम करो, वो इतना बड़ा गैंगस्टर है, आपको गोली मार देगा, मर जाओगे, तो बेटर ये है कि आप उससे कंप्रोमाइज़ कर लो। उसने 1 करोड़ मांगा है, 50 लाख दे दो। तो उसमें से पुलिस वाले अपना हिस्सा भी रख लेते थे, और अली बदेश जी भी खुश, उनको घर बैठे बैठाए हवाले से पैसा बहरीन पहुंच जाता था। ये बहुत बड़ा एक रैकेट था, पुलिस की करप्शन का एक बहुत बड़ा साधन था। जिन लोगों ने अली बदेश, फ़हीम अहमद और रवि पुजारी जैसे जो फिल्मी जो क्रिमिनल्स हैं, डमी क्रिमिनल्स को खड़ा किया, उनके नाम की दहशत बनाई, और पैसे सबसे ज़्यादा इसमें वो जो करप्ट पुलिस वाले थे उन्होंने कमाए, ये अंदर की बात थी। और उसके बाद जब आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि जब पीछे अफवाह चली कि अली बदेश को उसका गाड़ी के एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो अलकायदा के चक्कर में इसको बहरीन पुलिस ने एक बार पकड़ लिया था। 9-10 महीने इसकी इंक्वायरी रही, जेल में रखा गया। जब मालूम पड़ा का कुछ लेना देना नहीं है तो इसको छोड़ दिया गया। लेकिन वो 10-11 महीने जो जेल में था तो उसको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हुई, और कोई उसकी सेहत बिगड़ी, कुछ अंदरूनी कुछ गड़बड़ हुई, और आजकल वो काफ़ी इलाज विलाज करवा रहा है, बहरीन में रहता है। तो ये उसकी कहानी है उस बरारी की, जो डॉन बनने चला था, अपने तरीके से बन भी गया। आने वाले दिनों में नई कहानियाँ, नए किस्से लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।